गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का दुर्गापाल मैम की क्लास में स्वागत है। आज का वीडियो इस विषय पर होने वाला है कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आए तो आप उसे किस तरह से अटेम्प्ट करें। बार बोर्ड परीक्षा के लिए जा रहे हैं 10वीं क्लास के बच्चे, उनके मन में ये डर रहता है कि हम किस परीक्षा को किस तरह से अटेम्प्ट करें कि हमें अधिक से अधिक नंबर मिल सकें। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं कि जब हम पेपर चेक करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों ने कॉपी में किस तरह की गलतियां की हुई हैं। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख कर के मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है अपने आंसर को लिखते हुए, अपने पेपर को लिखते हुए। ऐसा कुछ करके आपको हैरानी हो या फिर घबराहट हो या फिर आप सोचें कि बोर्ड परीक्षा तो वाकई बहुत मुश्किल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड परीक्षा भी वैसी ही होती है जैसा आप अपने स्कूल में होम एग्ज़ाम देते हैं। बस हमें सिर्फ कुछ ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमारी गलतियां कम से कम हो सकें और हमें अधिक से अधिक नंबर मिल सकें। तो आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने से ही आप उन गलतियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमवार ही दें। बच्चे क्लास में भी अक्सर पूछते हैं कि मैम जिस तरह से खंड क ख ग घ आया है क्या वैसे ही हमें उत्तर भी देने हैं? जी, आपको वैसे ही उत्तर देने हैं। पहले खंड क को करें यानी अपठित गद्यांश करें, फिर काव्यांश करें, फिर उसके बाद व्याकरण के चारों क्वेश्चंस कर लें, और उसके बाद क्षितिज का गद्य खंड, काव्य खंड, कृतिका, और उसके बाद रचनात्मक यानी कि अनुच्छेद और पत्र, संदेश और विज्ञापन, ये सब करें, इसी क्रम में करें। लेकिन हाँ, अगर आप इस क्रम में नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आप ये क्रम नहीं रख सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन ये है कि आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख करके वहाँ पर जगह छोड़ दें और उसके बाद वापस आ करके उसको कर लें। और दूसरा ऑप्शन या दूसरा तरीका आपके लिए ये होता है कि फिर आप पूरे खंड को ही दूसरी जगह पर करें, यानी कि जो खंड आपको सरल लग रहा है उस खंड को आप पहले कर लें, लेकिन उस खंड के सारे ही प्रश्न आप एक साथ ही कर लें और उसके बाद दूसरा खंड शुरू करें। तो ये तो हुआ पहला कि यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमवार ही दें। अगला जो 2 अंक के प्रश्न के लिए केवल 3 से 4 लाइन का ही प्रयोग करें। आपके क्वेश्चन पेपर में 2 अंक के प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, यानी कि 2 नंबर के प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, और कुछ प्रश्न 1 नंबर के होंगे, कुछ प्रश्न आपके 4 नंबर के भी हैं, और जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है उसमें 4, 6 और 5 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। अगर हम खंड घ की बात को छोड़ दें और जो प्रश्न उत्तर है हम वहाँ पर आ जाएं तो 2 नंबर के प्रश्न हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपको कितना बड़ा उत्तर लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिला और शुरुआत में तो उन्होंने चूज कर लिया कि हाँ ये बहुत सरल है, ये बहुत सरल है, इसका उत्तर मुझे आता है, इसका उत्तर मुझे आता है, और लिखना शुरू किया उन्होंने, और उसमें लिखते ही चले गए क्योंकि उन्हें पाठ अच्छे से याद है, पूरी कहानी याद है, तो वो लिखते चले गए। तो इससे क्या होता है कि उनका क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में जब वो लिखना शुरू कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है और अंत के लिए बहुत कम समय बचता है। तो बच्चे शुरू से ही जब पेपर लिखना शुरू कर रहे हैं तब से ही आप अपने दिमाग में ये बात सेट करके रख लीजिए कि आपको 2 नंबर का अगर प्रश्न आप कर रहे हैं जिसका 2 नंबर हैं तो फिर उसके लिए 3 लाइनें या फिर 4 लाइनें लिखना ही जरूरी है। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि उन 3-4 लाइनों में आपका उत्तर क्या होना चाहिए, किस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो हमें आंसर में यूज़ करने चाहिए, जिन्हें एक नज़र से देखने से ही जो आपका पेपर चेक करने के लिए टीचर हैं वो उनको पता चल जाएगा कि बच्चे को ये आता है और उसने बहुत सफाई से उत्तर दे रखा है। आपको बहुत बड़ा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी अगले वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि किस प्रश्न का उत्तर हमें पॉइंट्स में देना चाहिए, 1 2 3 4 करके देना चाहिए, और किस प्रश्न का उत्तर हमें पैराग्राफ बना करके लिखना चाहिए। ऐसे कौन से प्रश्न रहते हैं जिन्हें हमें पैराग्राफ में लिखना चाहिए, और ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं जिन्हें हमें 1 2 3 करके पॉइंट्स बना करके लिखने चाहिए। और पॉइंट बनाने चाहिए तो कितने पॉइंट लिखने चाहिए, और पैराग्राफ कितने लाइनों का हो सकता है। अगली बात जो आपको अपने
आंसर में याद रखनी है, उत्तर पुस्तिका में जब आप उत्तर लिख रहे हैं उस समय याद रखनी है, वो ये है कि गलती हो जाने पर आप अपने उत्तर को काटे नहीं। आप लोग क्या करते हैं कि आपसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपने उसको यूं 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 ऐसे करके काट दिया, तो ये गलती आप कभी ना करें। आपको क्या करना है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसे साधारण तरीके से ऐसे एक कट लगा दें, तो इतने से ही आपका काम हो जाएगा। यदि आप उसे बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, जो आमतौर पर बच्चे आदत में होते हैं और क्लासरूम में भी यही काम करते हैं, तो इससे पेपर चेक करने वाले की नज़र साफ से आपकी उस गलती पर पड़ जाएगी। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकी गलती छिप भी सकती है। सिर्फ इतना सा ही कट लगाएं आपकी किसी भी गलती पर। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको क्रमवार उत्तर देने में दिक्कत आ रही है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपको क्रमवार उत्तर देने में दिक्कत आ रही है कि पूरा खंड क आपको नहीं आ रहा है, फिर खंड ख की बारी आई तो उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पर जगह छोड़ें और अपना पूरा क्वेश्चंस करने के बाद वापस वहाँ पर आएँ और फिर से सोचें और फिर से उसका उत्तर लिखें। एक तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक गलती हो जाती है कि बच्चे अक्सर जगह छोड़ करके वापस उस उत्तर को लिखना भूल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपने बीच में कुछ जगहें छोड़ रखी हैं जहां पर आपको उत्तर लिखने हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा उपयुक्त ये रहता है कि आप एक खंड को उठाएं और उसको पूरा का पूरा लिख दें, पूरे उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद दूसरे खंड पे जाएं। तो ये खंड आपका क ख ग घ भी हो सकता है, क ग ख घ ण भी हो सकता है। किसी भी तरह से आप करना चाहें, उसे कोई भी खंड करना चाहें उस पहले कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा खंड आप करें, ये मैं आपको सलाह दूंगी। अगली बात 5वें नंबर पे जो बात आ रही है वो ये है कि अपना लेख साफ रखने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं साफ तौर पर आपको बता दूं कि बच्चे जब एग्ज़ाम लिख रहे हैं उस समय उनके दिमाग में ये बात रहती है कि हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप इस बात पर विश्वास कर लें कि उस वक्त आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि हैंडराइटिंग जैसी है वो पहले से ही डेवलप हो चुकी है और वैसे ही हैंडराइटिंग आपके आंसर में आएगी, एग्जाम में भी आएगी। हाँ, आप उसको साफ जरूर कर सकते हैं, सुंदर तो नहीं बना सकते लेकिन साफ जरूर कर सकते हैं कि आप वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप रखें, कटिंग ना करें, साफ सुथरा लिखें। आपको आंसर शीट, एक्स्ट्रा शीट वहां पर मिलती है, उसकी कंजूसी ना करें। आप देखें कि आपकी एक शीट में कितना काम आ सकता है उतना ही करें। आसपास आप मार्जिन खींच कर रखें दाहिनी तरफ और बाएं तरफ, और बीच में आप काम करें। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जो मार्जिन है वो बहुत चौड़ा खींच देते हैं, वो भी गलत है। आपको इतना चौड़ा मार्जिन नहीं खींचना है, हल्के मार्जिन रखिए और बीच में दूर दूर शब्दों को लिखकर सुंदर बनाने की कोशिश करिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि समय का ध्यान रखना जरूरी है। अब बच्चों के मन में आता है कि समय का ध्यान कैसे रखें, अगर हम घड़ी देखते रहे 3 घंटे तो 3 घंटे का समय तो निकल जाएगा, हम अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको सलाह है कि समय का ध्यान रखने के लिए आप पहले से ही ये मान के चलें कि आपको 80 नंबर का प्रश्न 3 घंटे यानी कि 180 मिनट में करना है। 180 मिनट में आप उसे 170 मिनट मान के चलिए, क्योंकि 10 मिनट आपको रीडिंग करने में भी लगेंगे। अंत में जब आप पेपर कर चुके हैं उसके बाद प्रूफ रीडिंग में भी लगेंगे, तो 10-15 मिनट का समय वो आप छोड़ करके चलिए, तो आपको 160 मिनट के करीब मिलते हैं। आप देख लीजिए कि आपको 80 नंबर का पेपर करना है 160 मिनट में, यानी एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट मिल रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि जो 1 नंबर का प्रश्न है उसके लिए आपको 2 मिनट मिल रहे हैं, और जो 2 नंबर के प्रश्न है उसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 3 मिनट के अंदर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि वहां से जो 1 मिनट बचेगा वो आपका निबंध के लिए, जो विचार सोचने में आपको समय लगेगा, विज्ञापन की क्रिएटिविटी दिखाने के लिए जो समय लगेगा, वहां आपको जरूरी है। तो आप अपने 2 नंबर के प्रश्न के लिए 3 से 3.5 मिनट का ही समय लें।
आप जब रोल नंबर और नाम आदि भरते हैं, जो आपकी आंसर बुकलेट आपको मिलती है उसके फ्रंट पेज पर आप भरते हैं, वो साफ सुथरा भरें, कोई कटिंग ना करें। लेकिन अगर फिर भी कटिंग हो गई है तो घबराएं नहीं, शांत बने रहें। जो भी एग्जामिनर आपके रूम में हैं उनसे बात करें, और कई बार एग्जामिनर्स आपको वाइटनर लगा करके भी ठीक कर देते हैं उसे, या हल्का सा कट लगा कर भी ठीक कर देते हैं। तो इस तरह से घबराना नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शांति से दें। अगला पॉइंट जो है, जो आपको याद रखना है अपने एग्ज़ाम में, वो है कि नकल में विश्वास ना करें। ये मान कर चलें कि आपके जो मित्र हैं, सभी लोगों को, सभी लड़कियों को, सभी लड़कों को एक बात बहुत अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं कि अगर हमसे किसी ने कुछ पूछा है तो उसका उत्तर सही नहीं बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। अगर वो अपनी समझ से आपको सही आंसर बताते हैं तो उनका कॉम्पिटिटर उनसे आगे निकल सकता है। ये बात हर बच्चे के दिमाग में रहती है, चाहे कोई कितना ही गहरा दोस्त है आपका, वो आपको सही उत्तर बता रहा है, इस बात पर विश्वास न करें और अपने दिमाग पर विश्वास करके ही काम करें। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि परीक्षा के दौरान घबराहट से बचें। आपने साल भर पढ़ा है, आपको बहुत कुछ आता है, और जितना भी आपको आता है वो आपको बहुत अच्छे अंक दिलाने के लिए परिपूर्ण है। आपको किसी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर आपका चेक होगा उस टीचर को पता है कि आप क्लास 10th के बच्चे हैं और आपके ब्रेन का लेवल उतना ही है जो एक 10वीं क्लास के बच्चे का होता है। कोई भी टीचर अपने ब्रेन के लेवल के अनुसार बच्चे का आंसर चेक नहीं करता है। टीचर को पता रहता है कि ये 14-15 साल का बच्चा इसी तरह से उत्तर कर सकता है, इसलिए कभी भी आपके मार्क्स, आपके नंबर्स नहीं काटे जाते हैं। आपकी योग्यता को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक नंबर देने की कोशिश की जाती है, इसलिए घबराहट से बिल्कुल बचें। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है उत्तरीकरण, यानी प्रूफ रीडिंग जरूर करें। अगर आपने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है और 10 मिनट का समय या 15 मिनट का समय आपने बचा कर रखा है तो उस समय का उपयोग करें और अपने पूरे आंसर्स को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें, और अब अंत में क्वेश्चन पेपर साथ में रखें और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को टिक करते रहें कि आपने इसका उत्तर भी लिखा है, इसका भी लिखा है, इसका भी लिखा है, इसका भी लिखा है, और इस तरह से आपके पास वो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा जिसका उत्तर लिखने से आप चूक गए हैं, और अभी आपके पास समय है, उस उत्तर को जरूर पूरा करें। अगला जो पॉइंट है और अंतिम पॉइंट आपको जो अपने आंसर परीक्षा में ध्यान रखना है वो ये है कि उत्तर को उपयुक्त शीर्षक अवश्य दें। यानी कि अगर आप निबंध कर रहे हैं तो उस निबंध का विषय जो आपने 3 में से चूज किया है, किस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, वो विषय जरूर वहां पर लिखें और उसके बाद ही निबंध लिखना शुरू करें। इसी तरह से 2 पत्र रहते हैं, 2 ऑप्शन में पत्र आते हैं अथवा में आते हैं, आपको किसी एक पर उत्तर लिखना होता है तो आप ये जरूर उसका विषय ऊपर मेंशन कर दें कि आप किस विषय पर पत्र लिखने जा रहे हैं। इसी तरह से विज्ञापन का भी शीर्षक आप जरूर डालें, संदेश का शीर्षक भी जरूर डालें, और जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका शीर्षक आप जरूर वहां पर लिख करके आएं। यदि आप इन सभी 11 बातें जो मैंने अपने वीडियो में आपको बताई हैं इन सभी का ध्यान रखते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि आपका क्वेश्चन पेपर समय पर पूरा ना हो और आपको किसी भी तरह से किसी भी अंक को आपका काटा जाए। आपको पूरे अंक मिलेंगे, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बने रहिए अगली वीडियो में मेरे साथ।
प्रतिदिन आपको अपनी परीक्षा से संबंधित एक वीडियो मिलती रहेगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं विनती करूँगी कि वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी जो बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।